Dear student, once again I welcome all of you in this online class. So आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. इसमें जो मैट्रिसेस पार्ट है वो आपने पहले कवर किए हैं, पहले ख़त्म किए हैं. तो उसमें से एक पार्ट बचता है जो कि है डिटर्मिनेंट्स. एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट जो है वो पहले डिस्कवर हुआ था, मैट्रिक्स से पहले मैंने डिस्कवर किया था और इसमें बहुत काम भी हुए थे. लेकिन बाद में जब मैट्रिसेस जो है वो डिस्कवर हुए, मैट्रिक्स के बारे में लोगों को पता चला, तो ये इतना वास्ट निकला मैट्रिसेस कि सारा फोकस जो है वो मैट्रिसेस पर हो गया. और आजकल हम ये जो डिटर्मिनेंट जो है वो एक पार्ट ऑफ मैट्रिसेस के तौर पर हमारे चैप्टर में मौजूद है या आने वाली आगे की किताबों में. लेकिन फिर भी इसके बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी जगह इसका एप्लीकेशन होता है, इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा क्लास 10 का थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकैप्चुलेशन करेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने करके आए हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. कुछ याद आया आपको? हाँ, हम 10 क्लास में इसके बारे में बहुत पढ़ के आए हैं. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इसके बहुत सारे तरीके हमने सीखे थे मैट्रिक क्लास में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड भी सीखा था वहां पर. तो अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है, मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है हमने. तो जरा इसको अगर हम इस तरह लिखने की कोशिश करें, a1 b1 a2 b2 into a column matrix xy is equal to a column matrix c1 c2. तो आप देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये हमने यहां पर 2 into 2 का एक मैट्रिक्स बनाया जो कि कहां से मिला? कोफिशिएंट्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस. x और y के जो कोफिशिएंट्स थे उनको लेकर हमने एक 2:2 मैट्रिक्स यहां पर तैयार किया. वेरिएबल दो जो थे हमारे पास x और y, इसको लेकर हमने एक कॉलम मैट्रिक्स तैयार किया. इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म थे हमारे पास, इनको लेकर हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया. अब जरा आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स रूल से, तो आप देखेंगे आप ये दो यहां पर पाएंगे, ये दो इक्वेशन यहां पर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. तो ये जो मैट्रिक्स यहां पर आया, इस मैट्रिक्स को अगर आप नजर दौड़ाएं तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इन दो पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आने थे वो 3 टाइप पर डिपेंड करते थे. एक था a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2. ठीक, तो वहां से हमें आते थे यूनिक सॉल्यूशन. a1 बटा a2 is equal to b1 बटा b2 is not equal to c1 बटा c2. तो वहां पर हमें नो सॉल्यूशन आता था. a1 बटा a2 is equal to b1 बटा b2 is equal to c1 बटा c2. तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता था. तो वैसा ही कुछ अब मैं इस मैट्रिक्स से भी अखज़ करता हूं. अगर आप देखेंगे यहां पर ये आ रहा है a1 b1 a1 b2 और यहां से देखेंगे तो a2 b1. ठीक है, तो
अगर आप इस मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट करेंगे, मैट्रिक्स जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स का बना होता है, लेकिन अगर आप इस मैट्रिक्स के साथ एक सिंगल नंबर को एसोसिएट करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी बताएंगे, ठीक है। तो वो जो नंबर जो है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो इसका डिफिनीशन ये हुआ फिर, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर लफ्ज स्क्वायर पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी एसोसिएट ए नंबर, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी एसोसिएट ए नंबर which is called the determinant of matrix, which is called the determinant of the matrix। तो अब वो नंबर कैसे आएंगे, तो डिटरमिनेंट को हम डिफिनीशन हम यहां पर लिखेंगे नहीं, इतना जरूरी नहीं, आप याद रखिएगा। तो डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका जो है वो मेरा ये होगा, मैट्रिक्स में हम यहां पर लॉन्ग ब्रैकेट इस टाइप का लगाते थे, तो डिटरमिनेंट में हम खाली मॉड की तरह, मॉड है नहीं लेकिन मॉड की तरह आप एक लाइन खींचेंगे, A1 B1 A2 B2, ये रहा आपका। तो ये कैसे वो नंबर जनरेट करेगा, इस केस में अगर ये 2:2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो वो जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं जिससे हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा, वो जो है इस टाइप का आएगा। इस एरो से मुराद है कि A1, सॉरी मैंने यहां पर गलत लिखा, B2, A1 B2, A1 B2, फिर ये जो एरो जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा है, तो माइनस A2 B1, ये जो नंबर आएगा यहां पर, ये जो नंबर यहां पर एक सिंगल नंबर आएगा, that value is called the value of the determinant, value of the determinant। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं, उस नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहते हैं। लिखने का तरीका ये है, और वो नंबर हमें यहां से एक छोटे से एग्जांपल से यहां से नजर दौड़ाएंगे। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सिंपल सा 2 3 1 5, इस मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर को एसोसिएट करेंगे किस तरह, लाइक दिस 2 3 1 5, ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। और वो जो नंबर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आएगा 2 5s are 10 माइनस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के लिए ये जो है इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट के वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, तो आप सबसे पहला, अगर आपका डिटरमिनेंट जो है वो ऑर्डर 1 का होगा, यानी अगर उसमें एक सिंगल एलिमेंट ही होगा A, तो इन दैट केस डिटरमिनेंट को हम शॉर्ट में इस तरह भी लिखते हैं। तो इसका वैल्यू जो है डिटरमिनेंट ऑफ, अगर हम इसका कोई नाम रखेंगे A, तो इज इक्वल टू A खुद ही इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, अगर ये ऑर्डर 1 का होगा। स्क्वायर तो है ऑर्डर 1 का। सेकंड केस, अगर हमारा डिटरमिनेंट जो है वो ऑर्डर 2 का होगा, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। आप फॉर ए बीइंग, अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है A1 B1 A2 B2, तो इसका जो वैल्यू जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू A1 B2, जो हमने अभी सीखा, A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1। तो ये जो है डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा इन केस ऑफ 2:2 डिटरमिनेंट, या ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट अगर आपके पास होगा। एंड थर्ड केस इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो थर्ड केस है, ऑर्डर 4 तक, ऑर्डर 5 वगैरह आपके सिलेबस से मौजूद नहीं है, सिलेबस से थोड़ा आगे चला जाएगा। आपके सिलेबस में ऑर्डर 3 तक गए हैं, तो हम ऑर्डर 3 तक ही जाएंगे। तो
अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जो कि ऑर्डर 3 का है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे? तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मालूम करने के लिए आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप एक्सपेंड करने के लिए कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है वो चुन सकते हैं। किसी भी रो, इसमें 3 रोस हैं और 3 कॉलम्स है, किसी भी रो अलोंग कोई भी रो या कोई भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हम जरा देखेंगे कि हम इसको अलोंग R1 से मुराद यहां पर रो 1 से, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अगर हम R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो R1 में A1 B1 C1 जो है, तो A1 से शुरू करेंगे। तो बाकी क्या वैल्यू आएगा A1 के साथ? जिस जगह पर ये एलिमेंट मौजूद है, कॉरस्पॉन्डिंग टू किस रो और किस कॉलम में ये मौजूद है, उन दोनों को बंद करके, उन दोनों को डिलीट करने के बाद जो बचता है आपके पास, एक ऑर्डर 2:2 का एक डिटर्मिनेंट बचेगा, वो इसके साथ लिखना है। तो A1 के साथ मुझे एक डिटर्मिनेंट आएगा B2 C2 और B3 और C3, ये रहा इसका। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो A1 जिसके साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं, A1 B1 और C1, इसके साथ यहां पर एक मल्टीपल आएगा और वो मल्टीपल होगा -1 रेज़ टू पावर इसका जो पोजीशन जो है उनका सम। ये किस पोजीशन पर बैठा है? A1 रो 1 में बैठा है और कॉलम 1 में बैठा है। तो दिस इज 1 + 1 -1 रेज़ टू पावर 2 विच इज +1, जो कि मैंने यहां पर, मैं बाद में इसमें शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि याद कैसे रखना है। इन सबको याद रखने की वैसे भी इतना हम जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये सब लिखते नहीं है। तो फिलहाल अब दूसरा जो एलिमेंट जो है वो मेरे पास B1 है। B1 के साथ यहां पर साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो डिसाइड करेगा B का पोजीशन, और वो होगा -1 रेज़ टू पावर B फर्स्ट रो में बैठा है और दूसरे कॉलम में है। तो ये हो गया 1 + 2 तो हो गया -1 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू -1। तो यहां पर B का जो साइन जो आएगा वो माइनस के साथ आएगा। बाकी वैसे ही B जिस पोजीशन पर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचता है आपको एलिमेंट, आप उसका एक डिटर्मिनेंट बनाकर लिखेंगे। A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3, ये रहा आपका। ठीक, अब बचता है थर्ड वन, दैट इज C1। ठीक, C1 के साथ क्या सान आएगा? C1 जो है फर्स्ट रो में बैठा है और थर्ड कॉलम में बैठा है। तो 3 + 1 हो गया 4, -1 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू प्लस। तो C1 के साथ आ जाएगा प्लस। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट करने के बाद जो बचता है आपको एक डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का, A2 B3 A2 B2 A3 B3, ये बचता है। तो ये रहा वैल्यू आपको इस डिटर्मिनेंट का आफ्टर एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप चाहे R2 से इसको एक्सपेंड कीजिए, R3 से एक्सपेंड कीजिए, C1 से एक्सपेंड कीजिए, C2 से कीजिए, C3 से कीजिए, इसका वैल्यू रिमेन्स द सेम। इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। जो वैल्यू आपको R1 से एक्सपेंड करने पर मिला वही वैल्यू जो है आप R3 से करके भी देखिए, सेम वैल्यू ये जनरेट करेगा। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत शॉर्टकट याद रखेंगे आप। मेरे पास इस टाइप का एक A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारा डिटर्मिनेंट था ऑर्डर 3 का। इसका साइन सिक्किम ये -1 सम ऑफ द सफिक्सेस I + J, ये आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ना भी रखना चाहें, थोड़ा स्पीड में जाना चाहते हैं या थोड़ा जल्दी क्विकली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो याद रखिएगा ये साइन जो है अल्टरनेटली चेंज होता है। ये साइन जो है इसका अल्टरनेटली चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट ये अपना साइन चेंज करता है। अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कीजिए, जो साइन जो होता है वो आपको डिफिकल्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको C1 से एक्सपेंड करना चाहें तो A1 के साथ प्लस आएगा, A2 के साथ माइनस आएगा, A3 के साथ प्लस आएगा। अगर आप इसको C2 के साथ एक्सपेंड करना चाहते हैं तो B1 के साथ नेगेटिव साइन, B2 के साथ पॉजिटिव साइन और B3 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो इस तरह आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। तो थोड़ा बहुत एलोबरेटली अगर आप इस वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो आप देखेंगे ये किस टाइप का वैल्यू आता है। A1 B2 C3 B2 C3 माइनस B3 C2, उसके बाद माइनस B1 टाइम्स A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2। ये भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली, अगर किसी को याद रहता है। ये सब करने के बजाय अगर आपको डायरेक्टली ये याद रहता है तो आप इसके साथ भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या किस तरह काम करेगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल उठाएंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम ऑर्डर 3 का, 2 1 3 4 2 1 3 2 1। चलो इसको फॉर टाइम बिंग इसको एक्सपेंड करके देखेंगे क्या आता है। चलो हमने कहा था किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फिलहाल चलो C1 से एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि एक डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने R1 से इसको किया था। तो ये 2 जो है ये प्लस साइन का था, 2 के साथ क्या आएगा डिलीट करने के बाद ये, और ये 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। उसके बाद 4 माइनस था हमारा, तो 4 के साथ क्या आएगा 1 1 जा 1 2 3 जा 6। उसके बाद 3 प्लस था, 3 के साथ क्या आएगा 1 1 जा 1 3 2 जा 6। तो ये रहा इसका वैल्यू विच इज नथिंग, ये 0 बन गया यहां पर, ठीक है। 5 माइनस 4 हो गया +20। यहां पर -5 और +3 हो गया -15 विच इज इक्वल टू 5। तो ये रहा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का जो है वो वैल्यू आ गया 5। तो अब जरूरी नहीं है कि हर एक डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट जो होंगे वो सिंपल नंबर्स होंगे, काउंटिंग नंबर्स होंगे, ये तो जरूरी नहीं है। हमने देखा था इनकी जगह पर फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस टाइप में हो जाए, कुछ फंक्शंस आ जाए, तो इसको एक्सपेंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है बाय दिस वे जो हमने अभी सीखा। ये स्टैंडर्ड रूल है इसको एक्सपेंड करने का। अब किसी भी डिटर्मिनेंट को कुछ भी दिया हो, चाहे इसके एलिमेंट फंक्शन की शक्ल में हो या कुछ भी हो, आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड इस रूल से कर सकते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपके जो सॉल्यूशन जो है वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए इन डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता चले हैं, प्रॉपर्टीज हमें सिखाने हैं आपको, जिससे आप उस डिटर्मिनेंट को खाली नजर भर देखकर भी आप उसका वैल्यू बता सकते हैं, या कुछ डिटर्मिनेंट में अगर प्रॉपर वे से जाते तो अगर उसमें 15-20 स्टेप इन्वॉल्व होंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करके आप उसको विद इन 4 और 5 और 2 और 3 स्टेप्स में ही आप उसको कर सकते हैं, उसका वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरे चैप्टर का। इसको बिल्कुल ख्याल रखिएगा।
ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है, मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है वो प्रॉपर्टी, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, अगर आपको लगे कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे बिल्कुल, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उसका आंसर लिखेंगे 0। तो ये पहला प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, याद रखने लायक। इफ एनी टू रोज oblique columns of a determinant are identical, then its value is 0, its value is 0। तो हो गया ना बहुत ही कमाल का प्रॉपर्टी। आप बस नजर दौड़ाएंगे, हाँ भाई ये दोनों सेम है, इसका दो कॉलम थर्ड रो और सेकंड रो सेम है, तो सीधा लिख दीजिए 0। तो इसका प्रूफ जो है खाली एक लाइन का ही प्रूफ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल उठा के देखना चाहते हैं, तो यह आ गया 2 1 3 3 2 1 2 1 3। मैंने जानबूझकर इसमें R1 और R3 को सेम रखा, तो आंसर तो क्या आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 0। सिंपल सी बात है, लेकिन देखना चाहते हैं कि वाकई क्या ये प्रॉपर्टी काम करता है कि नहीं करता है। तो अगर हम 2 से इसको एक्सपेंड, R1 से एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये 2 के साथ आएगा, 3 2s are 6 -1, उसके बाद -1 के साथ आएगा ये, और 3 3s are 9, 2 1s are 2, और उसके बाद 3 के साथ आएगा 3 1s are 3, 2 2s are 4, ये आ गया 2 2s are 4। तो विच इज इक्वल टू 6 में से 1 गया तो 5 दूनी 10, 5 2s are 10, माइनस 9 में से 2 हो गया 7, ये -7, और 3 -4 -1 -3। ठीक, तो ये आ गया 10 - 3 7 7 - 7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये सब करने का झंझट हमें खत्म हो जाता है एक्चुअल में, ये सब। तो ये प्रॉपर्टी कमाल का प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, आप याद रखिएगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम of a determinant are identical, then its value is 0। तो कभी कभार ये फंक्शन की शक्ल में होंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ये दो फंक्शन आइडेंटिकल तो नहीं है, इसमें कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल तो नहीं है। तो अगर आइडेंटिकल है तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू बगैर एक्सपेंशन के बाय दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली आप इसको 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा टाइम जो है वो आज के क्लास का खत्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके जो बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं इनके, हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ा, अभी इसमें और 4 या 5 प्रॉपर्टी हैं। वो सब पढ़ने के बाद डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।